हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम हमारा टॉपिक कर रहे थे 1857 की क्रांति, या फिर इसको 1857 का विद्रोह भी आप बोल सकते हो। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके कारणों पर कि 1857 की जो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी एक बहुत बड़े लेवल पर, उसके क्या क्या रीजन्स रहे, क्या क्या उसके कारण रहे। तो सबसे पहले हमने इसके राजनीतिक कारणों को देखा, उसके बाद हमने इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी कारणों को, प्रशासनिक कारणों को, इनको जो हमने बारी बारी 3-4 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के सैनिक कारण और उसका तात्कालिक कारण क्या था। इसके बाद जो है हमारा 1857 की क्रांति के जो कारण से रिलेटेड टॉपिक था वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे इस क्रांति की घटनाओं पर। घटनाओं के बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 1857 की क्रांति की नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा कि सैनिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेना में भेदभाव, कि सैनिकों से जुड़ा हुआ कारण हमें बताना है। तो सेना में भेदभाव होता था। अंग्रेजों की जो सेना थी वो और हिंदुओं या फिर मुसलमानों के जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ आपस में भेदभाव किया जाता था, जिस कारण सेना में असंतोष फैल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह उन्हें निम्न दर्जे का मानते थे और उन्हें काला या हबशी कहकर पुकारते थे। भारतीयों की प्रत्येक 1000 सैनिकों की बटालियन पर मात्र 2 या 3 अंग्रेज होते थे। मान लीजिए आप, अगर भारतीय 1000 सैनिक है तो उन पर 2 या 3 मात्र अंग्रेज होते थे। 2-3 सैनिक अंग्रेज होते थे, बाकी 1000 के 1000 जो है वो भारतीय सैनिक। वे बहुसंख्यक भारतीय सैनिकों पर अपने आदेश ठोकते थे। कौन? अंग्रेज। वैसे भी भारतीय उच्च पदों पर कभी भी नहीं पहुंच सकते थे, चाहे वह कितने भी योग्य क्यों ना हो, चाहे भारतीय में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, चाहे वो बंदा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो भारत का है तो उसे उच्च पद पर नौकरी नहीं दी जाती थी, उसे सेना में उच्च पद नहीं दिया जाता था। उसकी पदोन्नति, मतलब उसकी पद की उन्नति ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार के पद पर ही हो सकती थी, जबकि एक अंग्रेज भारतीयों से कम योग्य होने के बावजूद भी तरक्की करता हुआ गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल तक पहुंच जाता था। टोटली आप ये मान लो कि अंग्रेज जो थे भारतीय सेना के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें काला हबशी कहकर पुकारते थे, उन्हें निम्न दर्जे का समझते थे, और भारतीय सैनिकों का जो कभी भी प्रमोशन नहीं किया जाता था, चाहे वो इसके लिए कितने भी योग्य क्यों ना हो। अंग्रेजों का प्रमोशन जल्दी हो जाता था नौकरी पर, और भारतीय सैनिकों की सैलरी भी नाम मात्र की थी, बहुत कम थी, जबकि अंग्रेज सैनिकों की सैलरी बहुत अच्छी खासी थी। तो इस प्रकार से जो भेदभाव होता था उनके कारण जो है सैनिकों में असंतोष फैल गया कि अंग्रेज हमारे साथ भेदभाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं सैनिकों के मन में भी अंग्रेजों से बदला लेने की भावना जाग उठी। सेकंड पॉइंट हमारा सैनिकों से ही जुड़ा हुआ है कि भारतीय सैनिकों के कम वेतन एवं भत्ते, मतलब उनकी सैलरी कम, भारतीय सैनिकों की सैलरी कम किनके बजाय? अंग्रेज सैनिकों की। जबकि देखो सेना इकट्ठी है, अंग्रेज भी हैं, हिंदू भी, लेकिन हिंदुओं की सैलरी कम है जबकि अंग्रेजों की सैलरी ज़्यादा है। कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन एवं भत्ता मिलता था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। भारतीय सैनिकों ने कई बार अंग्रेज अधिकारियों से वेतन एवं भत्ते बढ़ाने की मांग की, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। मतलब अंग्रेजों ने इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय सैनिकों को मात्र 60 या 70 रुपये जो है वो प्रति माह वेतन मिलता था। अब ये मान लो कि पूरे महीने की सैलरी मैक्सिमम 70 रुपये या फिर 60 रुपये, इतनी ही सैलरी होती थी भारतीय सैनिक की। जबकि एक अंग्रेज सैनिक को इतना वेतन दिया जाता था कि वह अपना विलासप्रिय जीवन व्यतीत करने के बाद भी, मतलब कि अपने शौक की चीज़ों पर खर्चा करने के बाद भी अंग्रेज के पास इतना धन बच जाता था कि वह इंग्लैंड ले जाता था, और उसकी 3 पीढ़ी जो थी वो बिना कार्य करे जो है वो निर्वाह कर सकती थी, गुजारा कर सकती थी। मतलब इतनी सैलरी थी अंग्रेज सैनिक की, जबकि भारतीय की सैलरी कितनी थी? 60 या 70 रुपये।
और अंग्रेज सैनिक की सैलरी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने शौक भी पूरे कर लेता था, अच्छे खासे पैसे खुद भी यूज़ कर लेता था और उसके बाद बचा हुआ धन जो है इंग्लैंड ले जाता था और वहाँ पर उसकी पीढ़ियाँ या फिर उसका जो परिवार या कुनबा जो था वो आसानी से उस पैसे को खर्च कर सकता था, तो भी पैसा कम नहीं होता था, मतलब इतना बच जाता था। तो ये साफ दिख रहा था कि भेदभाव बहुत ज़्यादा था सैलरी में। पैसे को लेकर भारतीयों को नाम मात्र सैलरी दी जाती थी, जबकि अंग्रेज सैनिकों को अच्छी खासी भरपूर सैलरी दी जाती थी। तो इस कारण भी जो है सैनिकों में असंतोष हो गया कि हम भी काम करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, सेना में युद्धों में भाग लेते, लेकिन हमें नाम मात्र सैलरी दी जाती है, जबकि अंग्रेज़ों को इतनी ज़्यादा सैलरी दी जाती है हमारी बजाय। तो इस कारण जो है सैनिकों में असंतोष फैल गया और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बदला लेने के लिए मौके की खोज करने या फिर मौके की तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि सैनिकों को कहाँ मिला, 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, कि भारतीयों के धर्म से खिलवाड़ किया अंग्रेजों ने, धर्म के साथ दखल अंदाजी की, तो जिससे भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अंग्रेज भारत के हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते थे, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई। भारतीय सैनिकों में असंतोष उस समय और ज़्यादा बढ़ गया जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के सिपाहियों को जातीय पहचान के लिए, मतलब दोबारा से देखते हैं, अंग्रेज भारत के हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते थे। ये हमारे पॉइंट की हेडिंग है, तो एक लाइन को हम ऐसे ही बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कि जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की लहर उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि धर्म में जो है दखलंदाजी कर रहे थे अंग्रेज, जो कि भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करे या फिर उस धर्म में दखल अंदाजी करे। तो भारतीय सैनिकों में असंतोष कब ज़्यादा बढ़ गया, ये उस समय जब ज़्यादा बढ़ा कि जब दक्षिण भारत मतलब कि साउथ इंडिया में जो सिपाही थे, सैनिक थे, वहाँ पर उस साउथ इंडिया के जो सिपाही थे वो अपनी जातीय पहचान को दर्शाने के लिए जो हमेशा तिलक लगाते थे, बड़े बाल रखते थे, जिनकी चोटी रखते थे और पगड़ी धारण करते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दक्षिण भारत के इन सिपाहियों को मना कर दिया कि आप तिलक नहीं लगा सकते, आप चोटी नहीं रख सकते और पगड़ी भी धारण नहीं कर सकते। और मुसलमान जो सैनिक थे उनको भी कहा कि आप दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते, जबकि मुस्लिम जो है वो दाढ़ी जरूर रखता है, मुस्लिम सैनिक हो चाहे मुसलमान कोई भी हो, वो दाढ़ी मूछ रखता है। तो इन चीज़ों की जब मनाही कर दी तो भारतीयों में, मुसलमानों में, दोनों सैनिकों में जो असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा सैनिकों को ईसाई धर्म अपनाने को भी मजबूर किया गया। उन्हें मतलब कहा कि तुम हिंदू धर्म त्याग दो या फिर मुस्लिम धर्म को छोड़ दो और हमारे ईसाई धर्म को अपना लो, जिससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों ने स्वीकार नहीं किया ईसाई धर्म को, और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का काफ़ी विरोध किया कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हमारे रीति रिवाजों में दखल अंदाजी कर रहे हो, जिसके कारण जो है सैनिकों में असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। तो ये धार्मिक भावनाओं वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं में दखलंदाजी की, उनमें भाग लेने की कोशिश की, उन्हें बदलने की कोशिश की, जो कि भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सामान्य सेवा निवेश अधिनियम। ये एक एक्ट था, एक अधिनियम था, जो कब आया था, 1856 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो इसे लेकर आया कि यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने 1856 में पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भर्ती, ये ऐसे लिखा जाएगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, कि भर्ती के समय सैनिकों को यह लिख कर देना पड़ता था कि जहां भी ब्रिटिश सरकार उन्हें युद्ध के लिए जाने का आदेश देगी वे उसे स्वीकार करेंगे। मतलब कि जब भी भारतीय या मुसलमान सैनिक को सेना में भर्ती किया जाता था तो उससे जो है एक साइन करवाया जाता था एक पेज पर, जिसमें क्या लिखा होता था कि जहां भी ब्रिटिश सरकार सैनिक को युद्ध के लिए भेजेगी वो सैनिक को युद्ध के लिए मना नहीं करेगा और वो सैनिक जाएगा उस युद्ध पर। क्योंकि सेवा में ज़्यादातर हिंदू सैनिक थे, हिंदू सैनिक ही ज़्यादा थे, अंग्रेज़ तो बहुत कम थे, इसलिए वे आदेश को अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। क्योंकि
हिंदू धर्म में समुद्र की यात्रा धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी। मैं आपको आसान से बताती हूँ कि इन्होंने ये साइन करवा लिया अंग्रेजों ने भारतीयों से कि आपको कहीं भी भेजा जा सकता है युद्ध करने के लिए, तो आप मना नहीं करेंगे। तो अब जो है कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि अंग्रेज सैनिकों भारतीय सैनिकों को भेज देते थे समुद्र पार युद्ध करने के लिए, जबकि भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में समुद्र पार करना जो है धर्म के विरुद्ध था, धर्म के खिलाफ था। मतलब भारत के लोग या फिर भारत के सैनिक समुद्र पार करना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। तो इस कारण जो है यहाँ पर सैनिकों में विद्रोह फैला कि ये कैसा अधिनियम आया है जो हमारे धर्म के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल खिलाफ है। हम समुद्र पार युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, जबकि अंग्रेज उनको समुद्र पार युद्ध करने के लिए भेजना चाहते थे। तो इस कारण जो है भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया और उन्होंने जो है उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम अपने धर्म के नियमों को तोड़कर जो है समुद्र पार युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, जबकि अंग्रेज उनको ऑर्डर देते थे कि तुमसे हमने साइन करवाया था भर्ती किस में, तुम्हें जाना पड़ेगा समुद्र पार युद्ध करने के लिए। तो इस टॉपिक पर इनकी बहस छिड़ गई। इस कानून के विरुद्ध लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण भी जो है अंग्रेजों के प्रति असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवध राज्य का विलय। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि अवध का विलय कब किया गया था, 1856 में, कुशासन के आरोप में कि वहाँ का राजा या वहाँ का अवध का जो नवाब है वो अच्छे से शासन नहीं चला पा रहा है, अच्छे से प्रशासनिक कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कारण जो है अवध को मिला लिया गया था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सैनिकों की 3 सेना जो थी, मतलब 3 राज्यों से सेना प्रमुख थी। एक तो मुंबई की सेना, एक मद्रास की, एक बंगाल की। इनमें बंगाल के सैनिक जो है ज़्यादा प्रसिद्ध थे और कुशल भी थे। 1856 को अंग्रेजों ने अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया कुशासन का आरोप लगाकर। इससे बंगाल की सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि अवध राज्य जो था वो हमेशा ही अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रहा और उनका विश्वास पात्र रहा था। मतलब कि जो अंग्रेजों ने अवध के नवाब को या फिर कहा अवध के राजा को, उस राजा ने अंग्रेजों के सभी नियमों का पालन किया, उनके सभी बातों को माना। फिर भी जो है अवध को मिला लिया इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में झूठा आरोप लगाकर। तो इस आरोप से जो है बंगाल की सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया। अवध के विलय से 60,000 सैनिकों और बड़ी संख्या में असैनिक, मतलब कि अन्य जो पद पर लोग भर्ती थे, अन्य पदों पर नौकरियां कर रहे थे भारतीय, उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो अवध में थे, वहाँ पर जॉब कर रहे थे। जब अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तो अंग्रेजों ने वहाँ से उन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया, जिस कारण जो है बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। तो इस कारण जो है बंगाल के सैनिकों को भी यह डर सताने लगा कि कहीं उनकी नौकरियां भी हाथ से ना चली जाए, कहीं बंगाल को भी अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेज ना मिला ले और हमें भी जो है अपनी नौकरियां ना त्यागनी पड़े, क्योंकि लोगों के पास नाम मात्र की ही नौकरियां थी और उनकी नाम मात्र की सैलरी थी, तो जिस कारण उन्हें जो है गरीबी का डर सता रहा था। तो अवध के विलय के कारण भी जो है बंगाल के सैनिकों में असंतोष फैल गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है तात्कालिक कारण, मतलब कि मुख्य कारण। मतलब आप ये मान लो कि पूरा एनवायरनमेंट तैयार था 1857 की क्रांति के, सिर्फ एक आप ये मान लो कि सब कुछ कूड़ा करकट आप ये मान लो कि तैयार है, सिर्फ एक माचिस की तिल्ले लगाने की ज़रूरत थी। तो वो तिल्ली का काम किसने किया था, वो चर्बी वाले कारतूस ने किया था। तो इस कारण जो है इस चर्बी वाले कारतूस को इस क्रांति का तात्कालिक कारण, मतलब सबसे अंतिम कारण या मुख्य कारण माना जाता है। इसके बाद तो क्रांति स्टार्ट ही होगी, अन्य कारणों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1857 तक भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण तैयार हो चुका था। जो रीजन हमने ऊपर पढ़े हैं, इससे पीछे के जो क्लासेज में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक कारणों में जो कारणों को हमने पढ़ा है, उन सभी कारणों के कारण जो है विद्रोह का वातावरण पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब केवल एक चिंगारी की ही आवश्यकता थी। वो चिंगारी का काम किसने कर दिया, वो अंग्रेजों की तरफ से ही हुआ,
कि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई अनफील्ड राइफल्स, ये बंदूक का नाम है, अनफील्ड राइफल्स जो है वो प्रदान की, पुरानी बंदूकें सैनिकों से ले ली और उन्हें नई बंदूकें दी गई। नई बंदूकों का नाम क्या था? अनफील्ड राइफल्स। तो इन राइफल में भरने के लिए चिकनी कारतूस को प्रयोग में लाया जाता था, कि जैसे कि हम कोई भी बंदूक हो उसमें गोलियां डालते हैं ना, तो इसके लिए जो है चिकनी कारतूस या फिर चिकनी गोलियों को प्रयोग में लाया जाता था बंदूकों में डालने के लिए। तो करना क्या पड़ता था कि इन कारतूसों या फिर इन गोलियों को उसमें बंदूक में डालने से पहले जो इन्हें दांतों से काटना पड़ता था, फिर उनको बंदूक में डालकर उनको चलाया जाता था। तो थोड़ा सा दांतों से छीलकर उस कारतूस को फिर उसको बंदूक में डाला जाता था। तो इसमें यह अफवाह फैल गई कि जिस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता है उसमें गाय तथा सूअर की चर्बी लगी हुई है, कि जिस चीज़ को हम मुंह से निकालेंगे छीलेंगे उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। यह बात जो है वो भारतीय सैनिकों में और मुसलमान सैनिकों में आग की तरह फैल गई। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि गाय तो हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती थी और सूअर जो था वो मुसलमानों में, इसलिए दोनों धर्मों के खिलाफ था ये। उन दोनों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने मना कर दिया कि इन चर्बी वाले कारतूसों को जब मुंह से छीलना पड़ता है और इनमें अगर चर्बी लगी हुई है गाय और सूअर की, तो हम इन कारतूसों को नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ें हमारे धर्म के खिलाफ है। इसलिए जो है सैनिकों ने मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने सैनिकों से जबरदस्ती कारतूस चलवाने की कोशिश की तो बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक का नाम याद रखिएगा, मंगल पांडे, एक सैनिक ने जो है वो 2 अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया, गुस्से में कि अंग्रेज उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे कि चलाओ इन कारतूसों को, चलाओ गोलियों को, इन कारतूस मुँह से छीलकर। तो गुस्से में जो है मंगल पांडे नामक सैनिक ने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली से उड़ा दिया जो उसको ऑर्डर दे रहे थे। इसी के साथ जो 1857 की क्रांति या विद्रोह शुरू हो गया, भड़क गया। अन्य सैनिकों में भी जोश आ गया कि हम इस अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे अंग्रेजों को और हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। तो ये था तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का। सैनिक कारण में हमने पढ़ा सबसे पहला पॉइंट, सेना में भेदभाव, कि उनको काला हबशी कहकर पुकारते थे, उनको इज्जत नहीं देते थे भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी। फिर हमने इनकी सैलरी के बारे में पढ़ा कि भारतीयों की सैनिकों की सैलरी तो बिल्कुल कम थी, जबकि अंग्रेज सैनिकों की सैलरी अच्छी खासी थी। फिर थर्ड हमने पढ़ा कि भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कि अपनी पहचान छोड़ने के लिए कह रहे थे अंग्रेज भारतीयों को कि जो तुम ये तिलक लगाकर सेना में आते हो, ड्यूटी पर आते हो, ये तिलक मत लगाओ, जो चोटी रखते हो उनको भी काट दो, छोटे बाल रखो, जो पगड़ी धारण करके आते हो वो भी उतार, पगड़ी भी छोड़ दो, इसकी जगह सैनिकों की टोपी पहन लो। तो ये सब कर रहे थे। तो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी ये चीज़ें। तो भारतीयों के साथ वो तिलक लगाते थे, अच्छे शुभ काम के लिए जाते थे, तब वो लंबे बाल भी रखते थे और वो पगड़ी भी धारण करते थे। तो ये सब चीज़ें इनके खिलाफ थी, धर्म के खिलाफ थी सैनिकों की। इसलिए सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर एक अधिनियम आया, एक्ट आया, जिसके कारण जो है युद्ध करने के लिए सैनिकों को समुद्र के पार भेजा जाता था, जबकि भारतीय सैनिक समुद्र के पार जाना अपने धर्म के बिल्कुल खिलाफ समझते थे, अब पाप समझते थे वो समुद्र के पार जाना। उस कारण भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, विरोध किया अंग्रेजों का कि हम समुद्र के पार युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, जबकि अंग्रेज उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती भेज रहे थे समुद्र पार। इस कारण असंतोष हो गया। फिर अवध का विलय किया गया, उस पर गलत झूठा आरोप लगाकर। इस कारण भी सैनिकों में असंतोष फैल गया कि अवध को उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, वहाँ से कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनकी नौकरियां छीन लिए, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इस कारण सैनिकों में भय उत्पन्न हो गया और उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तात्कालिक कारण वो हमने पढ़ ही लिया है।
कारतूस चलाने वाले चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा गया सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को और मुसलमान सैनिकों को। और उन कारतूसों को बंदूकों में डालने से पहले जो है मुंह से छीलना पड़ता था, और जिस चीज़ को मुंह से उस छिलके को उतारते थे उस छिलके में लगी हुई थी गाय और सूअर की चर्बी। तो इस कारण जो है भारतीय सैनिकों ने और मुसलमान सैनिकों ने दोनों ने है इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ हैं, इन चीज़ों को हम मुंह से छीलकर नहीं चलाएंगे। तो इस कारण भी जो है ये विद्रोह हो गया, और गुस्से में जो है मंगल पांडे नामक सैनिक ने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उसके बाद जो है यह विद्रोह ही स्टार्ट हो गया। जगह जगह विद्रोह होने लगे, कभी मेरठ में, कभी दिल्ली में, कभी बैरकपुर में, कभी बंगाल में। इस तरह से करके इन सब चीज़ों को हम देखेंगे 1857 की क्रांति की घटनाओं में कि क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, किस जाति के लोगों ने इसमें भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया। इन सब के बारे में हम डिटेल से हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। अब मैं ये आपको मैप दिखा देती हूँ। एक 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र है ये, इनको हम बार बार लेते रहेंगे, जैसे कि छावनी, लाहौर, जालंधर हो गया, हांसी, रोहतक, रेवाड़ी, ये हरियाणा के क्षेत्र हो गए। यहाँ पे दिल्ली आ गया, मेरठ आ गया यूपी का, कानपुर, लखनऊ, यहाँ सभी जगह जो है कि झांसी हो गया जिसको किंग डलहौजी ने मिलाया था, ग्वालियर, इलाहाबाद, पूना, सतारा, पटना में ये बैरकपुर छावनी, ये रहा बैरकपुर जहाँ पर मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों को मार दिया था। तो इन सभी जगह जो है ये 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं। ओके, जहाँ जहाँ ये देखो ऐसी टिक लगी हुई है ना ब्लैक कलर की, वहाँ पर 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति हुई थी। जैसे पूना, सतारा, ग्वालियर, झांसी में, बनारस में, इलाहाबाद में, पटना में, बैरकपुर में, यहाँ इधर लखनऊ में, कानपुर, शाहजहांपुर, बाली, मेरठ, अंबाला, हांसी में, रोहतक में, रेवाड़ी में, पंजाब में जालंधर में हुआ, सियालकोट जो कि पंजाब में है वो पंजाब पाकिस्तान में है अभी, पेशावर, लाहौर, डेरा इस्माइल खां, इन सभी जगह जो है 1857 की क्रांति फैली और विद्रोह हुआ। तो ये इसके मुख्य केंद्र हैं। ये सब चीज़ें जो हम आगे घटनाओं में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, किस राज्य में कैसे विद्रोह फैला, इन सभी के बारे में जो हम डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। साथ में आपको मैप के थ्रू भी समझाते रहूँगी कि कैसे विद्रोह हुआ। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें और उनको भी इस क्लास से बेनिफिट प्राप्त हो सके। ओके, और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक पर जो लाइक का बटन है उसको क्लिक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी मेरी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण मैं बार बार से आपको बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।